वेडनेसडे मूवी का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वो आप पहले जाके देख लें, उसके बाद ही आपको ये कहानी आगे समझ आएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। दूसरी तरफ हम वेडनेसडे के दोस्त को देखते हैं जिसे वही शरारती लड़के आकर परेशान करने लगते हैं। वेडनेसडे यहाँ आ जाती है और काफी अच्छे से उनकी धुलाई कर देती है। इसके बाद वो यूजीन को लेकर क्रैकस्टोन के बारे में जानने के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो छोटे से म्यूजियम में घुस जाती है और ताका झाकी करने लगती है। यहाँ उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक लड़की ने किताब पकड़ी हुई थी और ये वही लड़की थी जो उसे विजन में दिखाई दी थी बोट रेस के वक्त। तभी उसे लड़की के हाथ वाली किताब मिल जाती है, पर ये असली किताब नहीं थी। तभी यहाँ की केयर टेकर आती है जिससे वो असली किताब के बारे में पूछने लगती है। वो बताती है कि वो किताब चोरी हो चुकी है और यह जगह अभी मरम्मत हो रही है, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वो टायलर से मिलती है और उससे क्रैकस्टोन के असली पते के बारे में पूछती है और टायलर उसे क्रैकस्टोन का एड्रेस बता देता है। वेडनेसडे यहाँ अकेले पहुँच जाती है और उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरी जगह है, तुम्हें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। तभी थिंग उस आदमी पर अटैक कर देता है, वो आदमी वहाँ से डर कर भाग जाता है। अब वेडनेसडे को यहाँ कुछ काम का नहीं मिलता तो वो यहाँ से जाने लगती है, जिस दरमियान उसे फिर से विजन आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि क्रैकस्टोन एक लड़की को विच कहकर एग्जीक्यूट करने वाला होता है। उसी की तरह वहाँ और भी लोग बंधे हुए थे। ये सारे लोग भी आउटकास्टेड थे, जैसे कि वैम्पायर, वेयरवुल्व्स और कई। क्रैकस्टोन इस तरह के लोगों से नफरत करता था, इसलिए वो इन लोगों को मार रहा था। इस लड़की का नाम था गुडी एडम्स और क्रैकस्टोन से कहती है कि हम लोग यहाँ तुमसे पहले आए थे और तुम हमारी जमीनें हड़प रहे हो और हमें मार भी रहे हो। इसके बाद गुडी उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद क्रैकस्टोन इन्हें कैद करने के बाद वेयरहाउस में आग लगा देता है। गुडी अपनी माँ को कैद से आजाद करने की कोशिश करती है, पर वो जंजीरों को नहीं तोड़ पाती, इसलिए उसकी माँ उसे बेसमेंट के जरिए भाग जाने को कहती है, जिसके बाद वो यहाँ से बचकर निकल जाती है। इसके बाद वेडनेसडे को गुडी अपने पास आते हुए दिखाई देती है। तभी अचानक उसके पीछे से क्रैकस्टोन भी वहाँ आ जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो थिंग से कहती है कि मैंने अपने सपने में अपने जैसे दिखने वाली लड़की को देखा जो मुझसे मदद मांग रही थी। मुझे लगता है वो लड़की मेरी पूर्वज है। तभी यहाँ एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर आ जाता है जो नेवरमोर के जंगलों में कई लोगों और रोवन को भी मार चुका था, पर वो वेडनेसडे को देखकर भाग जाता है। वेडनेसडे उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर आगे जाके मॉन्स्टर के पाँव के निशान इंसान के पाँव के निशान में बदल जाते हैं। अगले दिन हम क्रैकस्टोन की मूर्ति को देखते हैं। शहर के लोग उसकी स्टैचू का उद्घाटन करने वाले थे, क्योंकि यहाँ के लोग क्रैकस्टोन की इज्जत करते हैं। वेडनेसडे इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए ओपनिंग सेरेमनी में खड़ी हो जाती है। मेयर नोबल वॉकर जैसे की मूर्ति का उद्घाटन करते हैं। तभी थिंग मूर्ति में आग लगा देता है, क्योंकि वेडनेसडे के कहने पर उसने पहले ही मूर्ति पर फ्यूल डाल दिया था। आग देखकर यहाँ हंगामा मच जाता है, जिसके बाद सारे लोग भागने लगते हैं, पर वेडनेसडे अभी भी इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी और मुस्कुरा रही थी। प्रिंसिपल लैरिसा को वेडनेसडे पर ही शक था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। दूसरी तरफ हम क्रैकस्टोन की पुरानी हवेली पर उसी बेघर आदमी को फिर से देखते हैं, जहाँ वो मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है, मगर मरने से पहले वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर की तस्वीर कैमरा में कैद कर लेता है। पुलिस को जब इस बारे में पता चलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उन्हें बूढ़े आदमी का कैमरा मिल जाता है, जिसमें उन्हें मॉन्स्टर की तस्वीर भी हासिल हो जाती है। बाद हम वेडनेसडे को देखते हैं जो मुर्दा घर में घुस रही थी, लेकिन उससे पहले थिंग सीसीटीवी को खराब कर देता है। वेडनेसडे अंदर आती है और बूढ़े आदमी के शरीर पर जख्मों को देखने लगती है और सारी बातें रिकॉर्ड करने लगती है। थिंग भी वेडनेसडे के कहने पर मॉन्स्टर द्वारा किए गए बाकी शिकार की फाइल की कॉपी निकालने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर और शेरिफ पहुँच जाते हैं, इसलिए वेडनेसडे एक बॉक्स में छुप जाती है। डॉक्टर वहाँ आता है और एक बॉक्स को खुला देखता है, इसलिए वो उसे बाहर निकालता है, पर वेडनेसडे बिल्कुल भी हरकत नहीं करती, जिससे वो डॉक्टर उसे लाश समझकर बॉक्स को बंद कर देता है। जब थिंग उसे बाहर निकालने आता है तो वो मना करती है और कहती है कि ये जगह काफी अच्छी है, थोड़ी देर और इसी में रहने दो। अगले दिन वेडनेसडे को समझ आता है कि मॉन्स्टर शरीर के अलग अलग हिस्सों को जमा कर रहा है, लेकिन वो लोगों की बॉडी के पार्ट्स का क्या करने वाला है यह अभी एक रहस्य है। अगले दिन वेडनेसडे को जेवियर की गर्दन पर बड़े बड़े पंजे के निशान मिलते हैं, जिससे उसे उस पर शक होने लगता है। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर को एक पुरानी झोपड़ी से बाहर निकलता हुआ देखती है, क्योंकि उसे जेवियर पर शक है कि वो इस अनसुलझी मिस्ट्री में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है। अब वेडनेसडे को झोपड़ी में उसी भयानक मॉन्स्टर की ड्राइंग्स मिलती हैं और सबूत के लिए वो एक दो ड्राइंग्स अपने साथ ले जाने लगती है, पर जेवियर उसे देख लेता है और उसका रास्ता रोक लेता है। जेवियर को टॉपिक से भटकाने के लिए वो उसे पूछती है कि क्या आज रात होने वाली डांस पार्टी में वो उसके साथ चलेगा। जेवियर इससे खुश होता है और डांस पार्टी के लिए मान जाता है,
है। यहाँ से निकलने के बाद वो उस ड्राइंग्स को शेरिफ को दे देती है, पर शेरिफ कहता है यह कोई पक्का सबूत नहीं है, इसकी मदद से हम मॉन्स्टर को नहीं पकड़ सकते। इसके बाद वेडनेसडे अपनी सारी रिसर्च को यूजीन के सामने रखकर उससे मदद मांगती है। इनमें से एक ड्राइंग को देखकर यूजीन कहता है कि शायद वो इस जगह के बारे में जानता है। इसके बाद ये दोनों तस्वीर वाली लोकेशन पर आ जाते हैं। ये एक डरावनी गुफा थी जिसके अंदर जाने पर इन्हें हड्डियां और हथकड़ी वगैरह मिलती है। थोड़ी और छानबीन करने पर उसे एक बड़ा सा नाखून भी मिलता है, जिसे वो सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है। वेडनेसडे वापस उस पुरानी झोपड़ी में पहुंचती है और डस्टबिन में पड़े एक कपड़े को देखती है जिस पर शायद खून लगा हुआ था, पर अचानक से यहाँ जेवियर आ जाता है जो वेडनेसडे को यहाँ देखकर उससे सवाल जवाब करने लगता है कि वो यहाँ आखिर आई क्यों है। वेडनेसडे उसे पूछ ही लेती है कि उसके गले पर वो पंजों का निशान क्या कर रहा है। जवाब में जेवियर बताता है कि कुछ समय से उसे सपनों में वो मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था, इसलिए वो उसकी ड्राइंग्स बनाने लगा। फिर उसने ड्राइंग्स पर अपने जादू का इस्तेमाल किया जिससे वो पंजा जिंदा हो गया और उसके गले पर पंजा मार दिया। लेकिन क्योंकि वेडनेसडे जेवियर पर शक करती है और जेवियर को इस बात का बुरा लगता है, तो वह जेवियर गुस्से में वेडनेसडे को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब वेडनेसडे ठोस सबूत के तौर पर खून लगा कपड़ा और नाखून शेरिफ को दे देती है और साथ ही में वो अकड़ के साथ कहती है कि मेरे ख्याल से इतने सबूत काफी होंगे। अगले दिन वेडनेसडे यूजीन से कहती है कि डांस पार्टी के लिए उसके पास कोई डांस पार्टनर नहीं है, उन दोनों को गुफा में जाकर और छानबीन करनी चाहिए। रात को वेडनेसडे थिंग के साथ गुफा की तरफ जाने की पूरी तैयारी में थी और जाने वाली होती है, पर उसे दरवाजे पर टायलर मिलता है जो आज की डांस पार्टी में उसका डांस पार्टनर बनेगा। असल में थिंग ने ही टायलर को मैसेज दिया था क्योंकि वो चाहता था कि वेडनेसडे को खुद को भी थोड़ा समय देना चाहिए। वेडनेसडे टायलर का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ डांस पार्टी में जाने लगती है, पर रास्ते में उसे यूजीन मिल जाता है जिसे देखकर वेडनेसडे उसे कहती है कि उसका प्लान बदल गया है क्योंकि उसके साथ अब एक डांस पार्टनर है और गुफा में वो कल जाएंगे। बेचारा यूजीन अकेला ही गुफा की ओर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि धमाकेदार पार्टी हो रही है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स आते हैं। यहाँ जेवियर बियांसा के साथ आता है और वेडनेसडे टायलर के साथ पार्टी में एंटर हो जाती है। जेवियर को इन दोनों को साथ में देखकर बहुत बुरा लगता है। यहाँ सभी डांस शुरू करते हैं, पर जब वेडनेसडे अपना अजीबोगरीब डांस शुरू करती है तो उसे सब वहाँ देखने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जेवियर को उन दोनों को साथ में देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बियांसा से कहता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वेडनेसडे को उसके पास ले आए। वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि बियांसा एक सायरन है। जेवियर के मुंह से किसी दूसरी लड़की के लिए ऐसी बात करना बियांसा को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यूजीन मॉन्स्टर के आने का इंतजार करने लगता है, पर वहाँ कोई आदमी आता है जो उस गुफा के अंदर आग लगाकर भाग जाता है। इसके बाद हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो आउटकास्ट लोगों से नफरत करते थे। अब क्योंकि आउटकास्ट लोगों की वजह से वो फाउंटेन खराब हुआ था, यानी कि क्रैकस्टोन के स्टैचू का इनॉग्रेशन, इसलिए ये इनकी पार्टी खराब करने के लिए डांसिंग हॉल के पाइप में एक पाइप लगा देते हैं जिससे डांसिंग हॉल में खून की बारिश होने लगती है। ये देख सारे लोग घबरा जाते हैं और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, पर वेडनेसडे के चेहरे पर मुस्कान बता रही थी कि इन सब चीजों से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो खून की बारिश को टेस्ट कराती है और पता चलता है कि यह सिर्फ एक रंग है। अब अचानक से वो विजन्स में खो जाती है जिसमें यूजीन को जंगल में देखती है जो मुसीबत में था, इसलिए वेडनेसडे उसे बचाने के लिए तुरंत जंगल की तरफ भागने लगती है। यूजीन के पीछे वो मॉन्स्टर पड़ा था जिससे बचकर वो भाग रहा था। मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था, पर इससे पहले वेडनेसडे यहाँ आ जाती है। वो मॉन्स्टर वेडनेसडे की वजह से यहाँ से भाग जाता है। यूजीन की हालत काफी खराब थी, तभी वहाँ उसकी टीचर थॉर्नहिल आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या यूजीन ठीक है। इसके बाद हम यूजीन को हॉस्पिटल में गंभीर हालत में देखते हैं। दूसरी तरफ वेडनेसडे भी जानना चाहती थी कि आखिर उसके पिता पर क्या आरोप लगा था जो उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेवरमोर एकेडमी में पेरेंट्स वीकेंड था, इसलिए सभी बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने आए हुए थे। वेडनेसडे के पेरेंट्स, उसका भाई भी वेडनेसडे से मिलने आए हुए होते हैं। यहाँ प्रिंसिपल सभी लोगों को बताती है कि यूजीन के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ, पर ये सब एक छोटा सा हादसा था, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वेडनेसडे सिंक्लेयर से कहती है कि प्रिंसिपल सबकी आंखों पर झूठ का पर्दा डाल रही है, बेचारा यूजीन तो कोमा में है। वेडनेसडे के पेरेंट्स उसके पास आते हैं जहाँ वो उनसे पूछती है कि जब से वो इस एकेडमी में आई है तब से लेकर अब तक काफी अजीब अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। बियांसा और जेवियर सबसे अलग खड़े थे क्योंकि उनके पेरेंट्स उनसे मिलने नहीं आए थे। इन दोनों की बातचीत से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं है। अचानक यहाँ बियांसा की मॉम आ जाती है जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसका मॉम का उससे मिलने आना उसके लिए सरप्राइज ही था। इसके बाद वेडनेसडे के पेरेंट्स प्रिंसिपल से मिलते हैं जहाँ वो उन्हें बताती हैं वेडनेसडे सभी से थोड़ा अजीब पेश आती है, उसे थेरेपी की सख्त जरूरत है। वेडनेसडे के पेरेंट्स उसके पास पहुंचते हैं जहाँ वो डॉक्टर वेलेडी से मिलते हैं। या वेडनेसडे अपने पिता से एक लड़के जिसका नाम गैरेट था उसके बारे में पूछती है क्योंकि इस लड़के के कत्ल के इल्जाम की वजह से ही उसे पुलिस ने पकड़ा था। मॉर्शिया उसे ये सब बातें बताने से
मना कर देती है। वेडनेसडे यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अगर वो दोनों उसे कुछ नहीं बताने वाले तो सच का पता खुद निकाल लेगी। इसके बाद वो सीधा यूजीन से मिलने हॉस्पिटल आती है, जिसकी देखभाल थिंक कर रहा था। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि मुर्दाघर में जो डॉक्टर काम करता था उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसने गैरेट नाम के लड़के की एक झूठी रिपोर्ट बनाई थी और यही बात उसे सालों से सता रही थी। वो इस गिल्ट का भार नहीं सह पाया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। यही बात उसे सुसाइड नोट में लिखी थी। यहाँ शेरिफ को कैमरे पर ब्लैक च्युइंग गम दिखाई देती है, जिसे देख वो कहने लगता है कि उसने च्युइंग गम खाते हुए किसी को देखा है। शेरिफ गैरेट का नाम सुनकर थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि वो पिछले 30 सालों से गैरेट की हत्या करने वालों को सजा दिलाना चाहता है। शेरिफ की बातों से पता चलता है कि गोमेज गैरेट के कत्ल में सस्पेक्ट था और इनफ सबूत न होने की वजह से वो बच गया था। डॉक्टर के सुसाइड नोट के पास अब पुलिस के पास पक्का सबूत था कि गोमेज ने ही गैरेट का कत्ल किया था, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल में वेडनेसडे अपने पिता से मिलने जाती है, जहां वो उससे पूछती है कि आखिर उसका गैरेट का रिश्ता क्या है। सच्चाई बयां करते हुए गोमेज बताता है कि गैरेट उसकी मां मोर्शिया से प्यार करता था, उसे पसंद करता था, पर मोर्शिया उससे पसंद नहीं करती थी। जब गोमेज और मोर्शिया एक साथ थे तब गैरेट ने उन दोनों को साथ देख लिया था और उसे पसंद नहीं आया और उसने गुस्से में गोमेज को मारने की कोशिश की और बचाव करते वक्त गोमेज के हाथों गैरेट का कत्ल हो गया। सच्चाई पता लगने के बाद वो सीधे शेरिफ के पास पहुंचती है और बताती है कि उसके पिता ने गैरेट को नहीं मारा, बल्कि जो भी हुआ वो एक गलती थी। शेरिफ उसकी किसी बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि अब पुलिस के पास सबूत है और कातिल सलाखों के पीछे। दूसरी तरफ सिनक्लेयर अपनी माँ के साथ थी और उसकी माँ को इस बात की चिंता थी कि उसकी बेटी कब एक पूरी वेयरवॉल्फ बनेगी। इसके लिए वो उसे किसी अच्छे डॉक्टर से मिलने के लिए भी कहती है। वो अपने पेरेंट्स की बातों से सहमत नहीं थी, इसलिए वो उनसे नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ के पास आती है और गैरेट के कत्ल के बारे में पूछती है। उसकी माँ अपनी बातों में बताती है कि उसके पिता और गैरेट दोनों लड़ रहे थे। गैरेट गोमेज को मारना चाहता था, इसलिए मोर्शिया ने तलवार उठा ली। ये देख गैरेट उसके पास आने लगा और तलवार में उसके आर पार हो गई, जिससे वो मारा गया। इसका मतलब ये था कि गोमेज ने उसे बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर ले लिया था। वेडनेसडे को पता चलता है कि उसकी माँ को बचाने के लिए उसके पिता ने उससे झूठ बोला, पर अभी भी ये कत्ल एक रहस्य है, क्योंकि गैरेट जब मरा था तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने उसे जहर दिया हो। इसलिए पूरी सच्चाई जानने के लिए गैरेट की कब्र को खोदने के बारे में सोचती है और अपनी माँ के साथ कब्रिस्तान पहुंच जाती है। वहाँ से गैरेट एक उंगली ले लेते हैं, पर अचानक यहाँ पुलिस आ जाती है, जो उन दोनों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल देती है। जेल में पूरी फैमिली एक हो गई थी। वेडनेसडे यहाँ अपनी माँ को वो उंगली देने लगती है, तभी उसे विजन्स आते हैं कि और उसे पता चलता है गैरेट कोई आउटकास्ट नहीं था और उसके पिता आउटकास्ट से नफरत करते थे, इसलिए उसने ही अपने बेटे गैरेट को जहर दिया था ताकि वो नेवरमोर के सभी लोगों को जहर की मदद से मार डाले। पर जब गोमेज और उसकी लड़ाई हुई तो उस दौरान वहाँ जहर की शीशी फूट गई और जहर उसके शरीर में फैल गया। इससे ये साबित हो गया था कि उस रात गैरेट सिर्फ गोमेज को नहीं बल्कि नेवरमोर एकेडमी के सभी बच्चों और टीचर्स को मारने आया था। ये बात साबित हो जाती है कि गैरेट जहर से मारा गया था, इसलिए गोमेज, मोर्शिया और वेडनेसडे सभी को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ से पूछती है कि उसे विजन्स क्यों आते हैं। उसकी माँ बताती है कि ये उनकी फैमिली में बहुत पहले से चला आ रहा है। इस तरह उनके पूर्वज उन्हें रास्ता दिखाते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसके बाद वेडनेसडे गुडी एडम्स के बारे में पूछने लगती है, यानी कि वही लड़की जो हूबहू वेडनेसडे की तरह दिखती थी। उसकी माँ बताती है कि गुडी एडम्स बदले में अंधी हो गई थी, इसलिए उसने क्रैकस्टोन को कब्र में दफन करके मार दिया और खुद की भी जान गंवा दी थी। खैर, अब सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने जाने लगते हैं। सिनक्लेयर अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो अच्छी वेयरवुल्फ बनेगी और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे एक बुक देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास होती है। वो किताब लेकर वो सीधे प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि रोवन के मरने के बाद प्रिंसिपल ने ही उसका रूप धारण किया ताकि सबको लगे कि रोवन जिंदा है। वेडनेसडे झूठ बोल रही है, इसलिए अब वो पुलिस को बताकर इस राज को पर्दा हटा देगी, पर इससे प्रिंसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में रोवन के पिता सच जानते हैं और वो प्रिंसिपल से सहमत हैं कि पुलिस ने उन्होंने रोवन को मरने की बात छुपाई। ये सुनकर वेडनेसडे सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्यों उसके पिता ने ये बात पुलिस को नहीं बताई। के बाद बाहर से शोर आने लगता है और दोनों बाहर आकर देखते हैं जहां लॉन में आग से लिखा हुआ था फायर विल रेन। वेडनेसडे अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर रिचुअल्स करने लगती है ताकि गुडी एडम्स की आत्मा को बुला सके। कुछ देर बाद यहाँ सिनक्लेयर भी आ जाती है। वेडनेसडे को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर सवालों का जवाब चाहिए तो क्रैकस्टोन क्रिप्ट में आधी रात को आ जाना। वेडनेसडे सिनक्लेयर के
साथ वहाँ आ जाती है और उसे लगता है कि उनके अलावा यहाँ और कोई भी है। तभी यहाँ जेवियर उसकी दोस्त हाजिर होते हैं। दरअसल ये एक सरप्राइज प्लान था जिसमें सिंक्लेयर भी शामिल थी। सभी वेडनेसडे को बर्थडे विश करते हैं। इसके बाद वेडनेसडे को यहाँ दीवार पर कुछ लिखा मिलता है जिसका मतलब था जब मैं लौटूंगा तब शोले बरसेंगे। वो उसे छूती है और उसे विजन आते हैं कि वो गुड्डी से मिलती है। वो वेडनेसडे को एक हवेली की ओर इशारा करते हुए बताती है कि उसे क्रैकस्टोन के बारे में जानना है तो इस हवेली में उसे सारे जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन वो लॉन के पास खड़ी थी कि तभी जेवियर आ जाता है और वो उसे ठीक से बात नहीं करती क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि जेवियर ही मॉन्स्टर बनकर लोगों को मारता है। इसके बाद वो यूजिन को देखने जाती है पर उसकी हालत अभी भी काफी खराब थी। अब वो सीधे टाइलर के पास जाती है और उसे हवेली की ड्राइंग दिखाकर पूछती है कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानता है। उसे इस हवेली के बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए वो मना कर देता है। इसके बाद वेडनेसडे मदद के लिए जेवियर के पास जाती है और हवेली के बारे में पूछती है कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानता है। तभी उसकी नजर यहाँ की एक ड्राइंग पर पड़ती है जो हूबहू वेडनेसडे की विजन वाली हवेली की तरह थी। ये ड्राइंग जेवियर ने काफी वक्त पहले बनाई थी और ये जगह उसके सपनों में आई थी। जेवियर इस जगह के बारे में जानता था इसलिए वेडनेसडे उससे उस हवेली का पता लेकर वहाँ पहुँच जाती है। हवेली के अंदर उसे मेयर बाहर आता हुआ दिखाई देता है इसलिए वो उसकी गाड़ी में छुप जाती है। शहर पहुँचने के बाद जब मेयर गाड़ी से निकलता है तो कोई दूसरी कार उसे हिट कर देती है जिससे मेयर की हालत सीरियस हो जाती है। जिस तरह ड्राइवर कार चला रहा था उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने जानबूझकर मेयर को मारने की कोशिश की है। मौके पर शेरिफ यहाँ मौजूद थे जो वेडनेसडे को बताते हैं कि मेयर सिर्फ नाम के लिए ही जिंदा रह गए हैं। साथ ही वो उसे वेडनेसडे का बयान भी लेते हैं क्योंकि वो इस दुर्घटना की आई विटनेस है। इसके बाद वेडनेसडे टाइलर और सिंक्लेयर के साथ दोबारा उस हवेली में जाती है और पाती है कि हाल ही में कोई यहाँ आया है क्योंकि मोमबत्तियां गर्म थी। अब ये अलग अलग होकर हवेली में सबूत ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है जिससे बचने के लिए ये छुप जाते हैं और वहाँ आ जाते हैं जहाँ पर उन सभी लोगों को बॉडी पार्ट्स थे जिनका शिकार अब तक मॉन्स्टर ने किया था। जैसे तैसे ये तीनों यहाँ से निकलते हैं और अपने घर आ जाते हैं। टाइलर घायल था तभी यहाँ टाइलर के पिता यानी शेरिफ आ जाते हैं जिसे वेडनेसडे बताती है कि उसे कुछ दिखाना है। वो शेरिफ को सीधे हवेली लेकर आ जाती है और वहाँ ले जाती है जहाँ पर लोगों के बॉडी पार्ट्स थे पर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मानो कि किसी ने जानबूझकर सारे सबूत मिटा दिए हों। ये देख शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि वो अब कभी भी उसके बेटे टाइलर से नहीं मिलेगी। अब वेडनेसडे एकेडमी पहुंचती है जहां प्रिंसिपल उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम बिना बताए एकेडमी से बाहर नहीं जा सकती। अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वो उसे एकेडमी से निकाल देगी। वेडनेसडे कहती है कि वो बस सच का पता लगाना चाहती है और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद वो अपने रूम में आती है जहाँ सिंक्लेयर अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रही थी। वो वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। आज उस हवेली में वो मॉन्स्टर लगभग उन्हें मार ही देता। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे अकेली हो गई थी। खैर इसके बाद वो हवेली से लाया एक बॉक्स खोलती है जिसमें एक खत था। उसके अंदर वेडनेसडे की काफी सारी फोटोग्राफ्स थी। आखिर कौन था ये जो सब कर रहा था? एक के बाद एक नई मुसीबत आती ही जा रही थी और कहीं ना कहीं वेडनेसडे की फैमिली का अतीत इससे जुड़ा हुआ है और शायद मेयर को भी कुछ ऐसा पता चल गया था जो उससे नहीं लगना चाहिए था। इसी वजह से उसे किसी ने मारने की कोशिश की। अगले दिन हमें पता चलता है कि मेयर की मौत हो चुकी है। उसके फ्यूनरल में बहुत से लोग जाते हैं। वेडनेसडे भी फ्यूनरल अटेंड करती है और सोचती है कि वो भी यहाँ आया होगा जिसने मेयर को कार से हिट किया था। तभी उसे जंगल में कोई दिखाई देता है इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल फेस्टर थे जो चोरी के जुर्म की वजह से अंडरग्राउंड है। ये दोनों एक वेयरहाउस में आ जाते हैं जहां उसे वो उस मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाती है और उसके बारे में मालूम करने लगती है। वो कहता है कि इसके बारे में वो नहीं जानता पर एक खुफिया लाइब्रेरी में एक किताब है जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा है। आधी रात को वो लाइब्रेरी में आ जाती है पर जेवियर यहाँ पहले से मौजूद था जो वेडनेसडे के शक को और मजबूत कर देता है कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है पर उसकी बातों को वो अनसुना करके जाने लगता है। इसके बाद यहाँ वेडनेसडे के अंकल आते हैं और उस किताब को ढूंढ लेते हैं जिसमें मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा था। इस किताब में लिखा था कि कोई भी आदमी ताकत के बल पर इसे अपना गुलाम बना सकता है और मनचाहा काम करा सकता है। रात को वेडनेसडे थिंग से कहती हैं कि वो टाइलर से मिलने जा रही हैं। अब टाइलर वेडनेसडे को सरप्राइज देता है और आखिर उससे अपने दिल की बात कह देता है। वेडनेसडे कहती है कि वो शायद उसकी उम्मीदों पर खरी ना उतर पाए। इसके बावजूद टाइलर उसे कहता है कि वो उसे फिर भी अच्छी लगती है। दोनों किस करने वाले ही होते हैं तभी यहाँ शेरिफ आ जाते हैं। वेडनेसडे वापस आती है। अपने कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पाती है। उस किताब को भी किसी ने
चुरा लिया था। तभी उसकी नजर थिंग पर जाती है जो जिसको किसी ने मार दिया था। वो जल्दी से उसे लेकर अपने अंकल के पास आती है और कैसे भी करके उसे ठीक करने को बोलती है। फेस्टर की काफी कोशिशों के बाद थिंग जिंदा हो जाता है। इसके बाद वेडनेसडे उससे पूछने लगती है कि उसके साथ ये किसने किया, पर उसे नहीं पता था क्योंकि उस पर पीछे से हमला किया गया था। वेडनेसडे गुस्से में कसम खाती है कि जिस किसी ने भी ये किया होगा वो उसे छोड़ेगी नहीं। इसके बाद वो प्रिंसिपल की सारी कहानी बताती है कि कैसे उसके कमरे में घुसपैठ हुई और किताब भी चुरा ली गई। किताब के बारे में जानकर प्रिंसिपल गुस्से में कहती है कि वो किताब खुफिया लाइब्रेरी में थी, वेडनेसडे को उसे पढ़ने की इजाजत नहीं थी। अगर वेडनेसडे ऐसी हरकतें करती रही तो एक ना एक दिन एकेडमी को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद वो बियांसा से मिलती है जो उसे कोई जानकारी बताना चाहती थी और वो उसके साथ एक लड़का लूजस, जो कि मेयर का लड़का है। लूजस बताता है कि उसके डैड लॉरेल गेट्स नाम की औरत को ट्रैक कर रहे थे, पर पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से लॉरेल गेट्स की मौत डूबने से हो चुकी है, पर उसकी बॉडी कभी भी नहीं मिली। साल पहले किसी 90 साल की औरत ने गेट्स फैमिली के मेंशन को खरीद लिया और अचानक उस औरत की मौत हो गई और सारी जायदाद उसका ख्याल रखने वाली नर्स को दे दी गई, जिसका नाम है टेरेसा एल्ग्लाउ। ये नाम सीधा इशारा कर रहा था लॉरेल गेट्स पर, क्योंकि लॉरेल गेट्स का एनाग्राम टेरेसा एल्ग्लाउ है। वेडनेसडे को शक होता है अपनी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वैलेरी पर। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि यहाँ ये लोग इस लॉरेल की बात कर रहे हैं तो असल में लॉरेल गेट्स गैरेट गेट्स की बहन है। उसकी फैमिली में इतनी सारी ट्रेजेडी हुई कि पूरा खानदान बर्बाद हो गया, पर लॉरेल गेट्स का नाम सुनकर सभी हैरान थे क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वो भी डूबकर मर गई थी। खैर, अब हम आगे जानेंगे लॉरेल गेट्स के रहस्य को। बैक टू स्टोरी। वेडनेसडे सीधे उसके पास पहुंचती है और कहने लगती है कि वो ही लॉरेल गेट्स है जो धीरे धीरे अपनी फैमिली की बर्बादी का जिम्मेदार इस शहर को मानकर सभी से बदला ले रही है। वैलेरी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वेडनेसडे किस बारे में बात कर रही है। उसे लगता है कि वेडनेसडे का उसके दिमाग से काबू खोता जा रहा है और उसे किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। वैलेरी फोन करके प्रिंसिपल से शिकायत करने लगती है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद डॉक्टर वैलेरी को दरवाजे के डायरी तरफ से कुछ अजीब आवाज आती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और अचानक वही मॉन्स्टर आकर उसे भी मार डालता है। डॉक्टर वैलेरी को भी मार दिया गया था, इसलिए वेडनेसडे को लगता है कि जेवियर ने ही उसे मारा होगा, क्योंकि उसकी नजर में जेवियर ही मॉन्स्टर है। वेडनेसडे उससे मिलने उसके कैबिन में आ जाती है और यहाँ उसे उन लोगों की पर्सनल चीजें मिलती हैं जिन्हें मॉन्स्टर ने मारा था। जेवियर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और ना ही उसने किसी को मारा है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये वेडनेसडे का ही प्लान था ताकि जेवियर को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। वेडनेसडे वापस आती है तो उसे सिनक्लेयर मिलती है जो उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने वेडनेसडे से जो गुस्से में कहा था वो उसके लिए शर्मिंदा थी। वेडनेसडे उसे माफ कर देती है और कहती है कि थिंग ने उसे याद किया। इसके बाद वेडनेसडे टायलर से मिलती है जो टायलर पूछता है कि क्या अब वो दोस्त से ज्यादा बनने के लिए तैयार है। वेडनेसडे उसके पास आने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और लंबे किस के बाद वेडनेसडे को विजन आते हैं जिसमें वो साफ साफ देख पाती है डॉक्टर वैलेरी को मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि टायलर ही है और टायलर ही वो मॉन्स्टर है जो अब तक लोगों को मारता आ रहा था। वेडनेसडे बिना कुछ कहे यहाँ से भाग जाती है। काफी कुछ सोचने के बाद वो दोबारा टायलर से मिलती है और कहने लगती है कि जेवियर असली खूनी नहीं है, उसे फंसाया गया है, जबकि असली कातिल टायलर है। टायलर बार बार कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रही है। तभी वेडनेसडे के बाकी दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं और मिलकर टायलर को पकड़कर बांध देते हैं। वेडनेसडे यहाँ रिकॉर्ड निकालने लगती है जहाँ उसे पता चलता है कि टायलर की मॉम आउटकास्ट थी जिनको खुद को हाइट में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। अब सबूत के लिए वेडनेसडे टायलर को टॉर्चर करने लगती है ताकि वो मॉन्स्टर बन जाए। वो उसे टीज करने लगती है जो देखकर बाकी लोग तो यहाँ से चले जाते हैं कि वो वेडनेसडे का टॉर्चर नहीं देख सकते। इसके बाद टायलर को मारने के लिए वो हथौड़ा निकालती है और जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है शेरिफ यहाँ आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन में शेरिफ को ये बताने की कोशिश करती है कि असली मॉन्स्टर टायलर ही है, लोगों को जो मारता आ रहा है। अब वेडनेसडे को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। इस दौरान उसके पास टायलर आता है और कहने लगता है कि जो भी उसने अब तक देखा वो तो बस शुरुआत है, आगे देखो होता क्या है। एकेडमी में प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की सारी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। वो कहती है कि वो सारी हदें पार कर चुकी है, इसलिए उसे एकेडमी से निकाला जा रहा है। वेडनेसडे प्रिंसिपल को भी टायलर का सच बताती है पर वो सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। इसके बाद वेडनेसडे सीधे जेवियर से मिलने जाती है जिसे जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। पहले वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि असली में मॉन्स्टर टायलर है और उसने ही जेवियर को फंसाया। जेवियर को
वेडनेसडे के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि सारी मुसीबत की जड़ वेडनेसडे है, अगर वो नेवरमोर से चली जाए तो सबकी जिंदगी आसान हो जाए। वेडनेसडे वापस आकर अपना सामान पैक करती है और एक आखिरी बार सबसे मिलती है। यूजीन, सिंक्लेयर और बाकी उसे विदा लेने के बाद वो यूजीन से मिलने भी जाती है, जो पहले से बेहतर था। यहाँ यूजीन कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। यूजीन बताता है कि जिस दिन उस पर हमला हुआ था, उस दिन गुफा में जिसने धमाका किया था उसके जूते लाल रंग के थे। लाल रंग के जूते को सुनकर वेडनेसडे के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सीधे अपनी साइंस टीचर मैरिलिन थॉर्नहिल के पास पहुंचती है और बताने लगती है कि उसने ही टायलर को अपने वश में करके सबको मरवाया है, क्योंकि उसे आउटकास्ट से नफरत है। थॉर्नहिल सारे इल्जाम को सही ठहराते हुए कहती है कि हाँ, उसने ही टायलर को अपने वश में करके सबको मरवाया है। इसके बाद टायलर के पास आती है और कहती है कि वेडनेसडे को मारकर इसका मुंह बंद कर दो। यहाँ ये टायलर नहीं बल्कि प्रिंसिपल लैरिसा थी, जो थॉर्नहिल के सच को जानने के लिए टायलर के भेष में थी। प्रिंसिपल उसे कहती है कि थॉर्नहिल अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। थॉर्नहिल चिल्लाते हुए कहती है कि उसका नाम लॉरेल गेट्स है। इतना कहकर वो प्रिंसिपल के गले में जहर इंजेक्ट कर देती है, जिससे कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लॉरेल उसके पीछे वेडनेसडे पर भी हमला कर देती है और उसे बांध देती है। लॉरेल कहती है कि उसका मकसद क्रैकस्टोन को जिंदा करना है और इसलिए वो लोगों के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रही है। बहुत सालों पहले क्रैकस्टोन को गुडी एडम्स ने मारा था और उसकी कब्र को अपने खून से लॉक कर दिया था और आज उसी के खानदान के किसी मेंबर का खून चाहिए होगा क्रैकस्टोन को जिंदा करने के लिए। इसके बाद लॉरेल वेडनेसडे के खून से क्रैकस्टोन की कब्र के ताले को खोल देती है और रिचुअल करने लगती है। कुछ देर बाद लॉरेल का सपना सच हो जाता है और क्रैकस्टोन जिंदा हो जाता है। सबसे पहले वो वेडनेसडे के पेट में चाकू मारकर उसे घायल कर देता है और नेवरमोर एकेडमी की तरफ सभी आउटकास्ट को मारने चला जाता है। इधर वेडनेसडे के पास गुडी की आत्मा आती है और उसे बताने लगती है कि वेडनेसडे को क्रैकस्टोन को मारने के लिए उसके दिल पर वार करना होगा। वेडनेसडे पूछती है कि आखिर उसे वो क्यों दिखाई दे रही है। असल में वेडनेसडे के पास एक खास लॉकेट था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। इसकी मदद से गुडी वेडनेसडे की मदद करने वाली थी। उस लॉकेट की वजह से वो वेडनेसडे को ठीक करने लगती है और उसके सारे जख्म भर देती है। गुडी कहती है कि इसके बाद वो उसे कभी नहीं देख पाएगी और गायब हो जाती है। वेडनेसडे क्रैकस्टोन और लॉरेल को रोकने के लिए जाने लगती है, जहां बीच रास्ते में उसका सामना टायलर से होता है, जो अपने आप को हाइड मॉन्स्टर में ट्रांसफर करके उस पर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। ये वेयरवुल्फ कोई और नहीं था बल्कि सिंक्लेयर थी, जो आज पहली बार वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हुई थी। वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर में काफी घमासान लड़ाई होती है, जिसमें सिंक्लेयर टायलर को बुरी तरीके से पीटती है। मौका पाकर वेडनेसडे यहाँ से सीधा एकेडमी पहुंचती है, जहां उसकी मदद के लिए जेवियर भी पहुंच जाता है और क्रैकस्टोन पर तीर से हमला कर देता है। क्रैकस्टोन उसी तीर को अपने जादू से मोड़कर जेवियर पर हमला कर देता है, लेकिन वेडनेसडे बीच में आकर उसे बचा लेती है। चारों तरफ आग फैल रही थी, एकेडमी के स्टूडेंट्स में अफरा तफरी मच चुकी थी, इसलिए वेडनेसडे जेवियर से उसकी मदद करने के लिए कहती है। इसके बाद वेडनेसडे क्रैकस्टोन का सामना करती है, पर वो अपनी जादुई छड़ी से उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसको सीने को दबाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा, लेकिन तभी कोई क्रैकस्टोन के सीने में तलवार आर पार कर देता है। ये बियांसा थी। क्रैकस्टोन उसे मुक्का मारकर पीछे गिराता है। मौका पाकर वेडनेसडे तलवार के टूटे हुए टुकड़े को उठाकर क्रैकस्टोन के दिल पर मारती है, जिससे वो आग में जलने लगता है और चीखते चिल्लाते हुए राख बनकर खत्म हो जाता है। इसके ठीक बाद लॉरेन गन लेकर यहाँ आती है और कहती है कि भले ही वो सभी आउटकास्ट को मारने में नाकाम रही, पर वेडनेसडे को जरूर मार देगी। तभी हम उसकी गन पर एक मधुमक्खी को देखते हैं, जिसके बाद मधुमक्खियों का झुंड उस पर हमला कर देता है और इस झुंड को यूजीन कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद वेडनेसडे लॉरेल को लात मारकर बेहोश करती है, जिसके बाद उसे मिलने सिंक्लेयर आती है और वेडनेसडे के गले लग जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और अब वेडनेसडे ने अपना नोबेल भी कंप्लीट कर लिया था, पर वो उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं करती, जिसका मतलब है कि कहानी अभी बाकी है। इसके बाद जेवियर उसे एक फोन गिफ्ट करता है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, जिस दौरान उसे फोन पर कुछ फोटोज रिसीव होती हैं। मैसेज में लिखा था, आई एम वॉचिंग यू। वेडनेसडे सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन है ये नया शख्स जो उसके पीछे पड़ा है। इसके बाद इनकी कार के पास एक पुलिस की वैन गुजरती है, जिसमें टायलर था और वो अचानक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, पर दोस्तों आगे क्या होगा और कौन नया विलेन है, ये टायलर का कंट्रोल कर रहा है, ये तो हम सीजन 2 में ही जान पाएंगे। बाकी अगर आपको रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियोस के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर आप बाकी वीडियोस को देख सकते हैं।